बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न पॉटरी में आज फेरम फास को एक्सप्लेन करना है। फेरम फास बेसिकली एक साल्ट है, टिशू साल्ट है, जो कि डॉक्टर विलियम सुशलर ने इसको मौजूद है। उसके बाद डॉक्टर जे.सी. मॉर्गन ने इसको अप्रूव किया था 1876 में। डॉक्टर जे.सी. मॉर्गन का कहना है इट इज़ गिवन फॉर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। बेसिकली फेरम फास जो है दो चीज़ों से बना है, फेरम से और फास से। फेरम का मतलब है आयरन और फास्फोरस जो है इसका केमिकल एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है। इसकी दो हालतें मौजूद हैं जिसमें ये मिलता है। फास्फोरस वो लाल और पीला सफ़ेद है। ज़मीन में ये बतौर फ्री एलिमेंट नहीं पाया जाता, जबकि आयरन जो है वो ज़मीन में आमतौर पर पाया जाता है। आयरन रेड ब्लड सेल का एक अहम हिस्सा है जो कि पूरे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करता है। इसकी अपीयरेंस ग्रेश होती है और जो लच्छे नुमा होता है। इंसान के जिस्म में तकरीबन 4 ग्राम आयरन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की शक्ल में। ये दोनों प्रोटीन जो होती है मेटाबॉलिज्म इसमें कहने के इनका जो फेरम फास का जो रोल है उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट होती है। मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज करने के लिए अहम किरदार अपना अदा करती हैं। होम्योपैथिक लिहाज से अगर इसको देखें तो ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसन है, एंटीसोरिक मेडिसन है। इसको एज ए बायोकेमिक साल्ट यूज़ किया जाता है। वैसे इसको पोटेंसी की सूरत में भी यूज़ किया जाता है। इसकी जो कह लें कि इसको हासिल करने के जो ज़राए हैं वो फर्स्ट है विविनाइट, यानी कि कुदरती तौर पे ये विविनाइट से पाया जाता है। दिस मिनरल इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन फास्फेट। केमिकली तौर पे भी हम इसको बना सकते हैं, जिसके सोर्सेज हैं प्रिपेयर्ड केमिकली फ्रॉम आयरन सल्फेट, सोडियम फास्फेट एंड सोडियम एसीटेट। और जो पार्ट इसके यूज़ होते हैं वो आयरन फास्फेट है। इसकी जो बेसिकली की यूजेस है जिसको कह लें कि जिसके ऊपर सारे का सारा इसका ख़ास तौर पे हम मुनहसर होते हैं फेरम फास के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड इन्फेक्शन बिफोर एनी अदर डेफिनेट सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, कंडीशन दैट अपीयर ग्रेजुअली। यानी कि आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट आपके पास आ गया है, फीवर का ही है, फिर पेशेंट आ गया है तो वो आपके पास आता है डॉक्टर साहब मैं रात को सोया हूँ, सुबह उठा तो मुझे बुखार हो गया है। अब इस कंडीशन में जब आप पेशेंट आपके पास आ गया, आपने उसको भी चेक नहीं किया, उसको डायग्नोज नहीं किया कि इसको डेंगू फीवर तो नहीं है, टाइफाइड फीवर तो नहीं है, या मलेरिया या कोई और चीज़ तो नहीं है, या इसके फीवर के पीछे कोई काज तो नहीं है। यानी कि ऐसी अपीयरेंस से पहले जो फीवर होता है या इन्फ्लेमेशन की जो इब्तदाई मराहल होते हैं वहाँ पर हम फेरम फास को यूज़ करते हैं। चूँकि जो फेरम फास है ये ज़बरदस्त डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब आप कह लें कि एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है एक अफेक्टेड टिशू के तरफ मूव कर जाता है, यानी कि जिस जगह जिस एरिया के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई होती है वहाँ पे जब एक्स्ट्रा ब्लड चला जाता है तो वो जगह पे कंजेशन हो जाती है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो फिर इस तरह के केसेस में जो ब्लड वेजल्स की वाल्स को फेरम फास मजबूत कर देती है, जो कि इस कंजेशन को फिर कम कर देती है। इसी तरह से आयरन रेड ब्लड सेल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। जब रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली एनीमिया पैदा हो जाता है। जब हम आयरन को बेसिकली हमारा फेरम फास क्या है, ये आयरन है। जब हम किसी पेशेंट को फेरम फास यूज़ करवाते हैं तो वो आयरन की डेफिशिएंसी को दूर कर देता है। जब डेफिशिएंसी दूर हो जाती है ऑटोमेटिकली एनीमिया भी ख़त्म हो जाता है। इसके कह लें कि रेमेडी प्रोफाइल में ये चीज़ आती है कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ये किस तरह से हम उनको अलर्ट कर सकते हैं फेरम फास दे के। फेरम फास के पेशेंट्स जो होते हैं ये इनको अलर्ट करने के लिए दी जाती है, मतलब बाखबर करने के लिए। चूँकि ये पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सेंसिटिव होते हैं, मगर कुछ जगह पर ये एक्टिव भी होते हैं।
ये ऐसा सोचते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है फेरोफास के पेशेंट्स की, इसके अंदर इनमें एंगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वायलेंट होते हैं, शदीद होते हैं, या इस तरह से इनकी सोच होती है कि इनको ये फ़ील होता है कि इन्होंने कुछ बुरा कर दिया है किसी के साथ, कोई चीज़ है जो इससे ज़्यादा ताकतवर है, जो इसकी जान ले लेगी। ये डर जो इसके अंदर जो बैठा होता है ना, यही डर इसकी वजह से ये लोग तन्हाई पसंद हो जाते हैं, किसी के पास जाना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। अलर्ट इसलिए हम इसको कह रहे थे कि कर सकते हैं कि ऐसे लोग जब सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं कर सकते, बाज़ दफ़ा ये ऐसा भी इनके अंदर हो जाता है कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनकी फ़ैमिली सेफ़ नहीं है, ये अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहते हैं, उसकी वजह से भी परेशान होते हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते, इनको डर लगता है। वहाँ पे जब हम इस तरह की कंडीशन में फेरोफास देते हैं तो ये पेशेंट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, पुरजोश होते हैं, इनमें कोई भी अगर मुश्किल आ जाती है तो उसको हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी एक चीज़ पर ये लोग फोकस नहीं कर पाते। इनको कह लें कि इस तरह का माइंड इनका होता है कि ये मोस्टली इनके अंदर ये कंडीशन सेरिब्रल हाइपरीमिया की वजह से पैदा होती है। जो इसके पास है, इसके इर्द गिर्द है, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते, जब भी कोई काम करते हैं इनमें इनकी खुशी नहीं होती, कोई प्लेयर होकर ये काम नहीं करते। यही वजह है कि जब खून की गर्दिश दिमाग की तरफ इनकी तरफ बढ़ जाती है तो इनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, अवर्जन टू वर्क हो जाते हैं, काम करने से दूर भागते हैं ये लोग, इंडिस्पोज्ड टू टॉक हो जाते हैं। इनकी ऐसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये इमेजिनरी तौर पे बहुत ज़्यादा चेयरफुल होंगे, खुश मिजाज होंगे, हर तरह से होंगे, लेकिन कोई काम करते वक्त ये अपने आप को फोकस नहीं कर पाते वहाँ पे। चेंज ऑफ डिप्रेशन की इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए आप फेरोफास यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर रेमेडीज़ की आपको बता दी, फेरोफास आ गया तो इसकी एलिमेंट ट्रीटेड भी है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये फीवर के अंदर, रेस्पिरेटरी इलनेस, ईयरएक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पुअर सर्कुलेशन, रेनाइड्स, यूरोजेनिटल प्रॉब्लम के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिरेंजाइटिस, हेडेक। अच्छा, यहाँ पे फेरोफास की जो हेडेक है वो कूल कंप्रेशर है, यानी कि अगर इसको सर में दर्द हो रहा है, किसी वजह से भी हो रहा है दर्द, बाज़ दफ़ा इसका दर्द इस तरह का होता है कि इसको चक्कर आने लगते हैं दर्द की वजह से। ये भी जब ब्लड इनके दिमाग की तरफ चढ़ता है तो फिर इनको इस तरह के चक्कर आते हैं। तो वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन से या कोल्ड किसी भी तरह से कोल्ड करने से, ठंडक से इनको सुकून मिलता है, रिलीफ मिल जाता है ऐसे पेशेंट्स को। अर्ली स्टेजेस पे जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त है। सर्दी जो कि आहिस्ता आहिस्ता से शुरू होती है, बाज़ दफ़ा इसके साथ नोज़ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। फ़ीवर जो होता है वो स्लोली इसमें बढ़ता है। चेस्ट में दर्द होती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, कफ़ हो जाती है, हलक के अंदर सूजन पाई जाती है। सर में जो दर्द होता है वो भी कूल कंप्रेशन से इसका ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ इसको जो होता है वो एक्सरसाइज की वजह से या बुखार की वजह से शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका वो भी डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। चेहरा इसका जर्द भी होता है, लेकिन जो इसकी चीक्स होती हैं ये रेड होती है। हालांकि बेसिकली फेरोफास का जो पेशेंट होता है वो एनीमिकल होता है, लेकिन इसका जो चेहरा होता है वो इसकी जो चीक्स होती हैं वो रेड होती हैं। ज़ाहिर देखने में लगता है कि ये पुरखून है, इसका चेहरे पे जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा नुमाया होता है, लेकिन ये बेसिकली एनीमिकल पेशेंट होता है। ये समझ लें कि इसके ट्रू इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि ये गलत है, यानी कि ये झूठ बोल रहा है। इसका चेहरा इसकी एनीमिकल कंडीशन का साथ नहीं दे रहा, बल्कि ये आप कह लें कि फाल्स प्लेथरा की शक्ल में आपके सामने आता है। कॉन्स्टिट्यूशनली टाइप है इसकी इस तरह से है कि ये थिन होता है, ओपन विद अ स्लाइट फ्लश टू देयर स्किन, ओपन नेचर एंड अलर्ट, दे हैव abundance ऑफ आइडियाज़।
they tends to suffer from gastrointestinal or respiratory problem। यानी कि फेरोफास का पेशेंट मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करता है। इसकी जो सिम्टम्स है वो वर्स यानी कि एग्रावेशन होती है विद हीट के साथ इन द सन, ख़ास तौर पे सूरज की हीट के साथ, विद जैनिंग एंड मूवमेंट इफ़ टच, अगर इसको छुआ जाए ये इस कदर हसास होता है कि इसके से भी इसकी एग्रावेशन शुरू हो जाती है। ये इसको जब छूते हैं तो ये इस कदर वायलेंट हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ये गुस्से की कंडीशन में भी चला जाता है। लेइंग ऑन द राइट साइड, जब ये राइट साइड पे लेटेगा तो फिर इसकी प्रॉब्लम पैदा होगी। सप्रेसिंग परस्पायरेशन यानी कि पसीने के दब जाने की वजह से भी इसके अंदर एग्रेवेशन पाई जाती है। एट नाइट बीट 1, रात के वक्त भी बीट 1 स्पेशली दरमियान 4 AM एंड 6 AM, इस दौरान इसकी एग्रेवेशन होती है। सिम्टम्स जो बेटर होती है विद जेंटल एक्सरसाइज फ्राम कोल्ड कंप्रेसेस। जैसा कि आजकल आपको पता है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा शोर है और अल्लाह माफ़ करे उसकी वजह से बहुत सारी अमवात भी हो रही है, तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है। चूँकि कोरोना जो है ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसके अभी तक एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो सवाए सेफ्टी के। वहाँ पर अगर हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसके कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा सकते हैं। जिस तरह के कोरोना की जो सिम्टम्स सामने आ रही हैं कि उसके अंदर ड्राई कफ़ है, फीवर है, सफोकेशन है, इसी तरह देखिए कि हमारी फेमरापास रेमेडी के अंदर भी कुछ सिम्टम्स इस तरह की आ रही हैं, जैसे कि स्लो डेवलपिंग कोल्ड पॉसिबली विद अ नोज ब्लीड एंड ड्राई हैकिंग कफ, often with chest pain. There may be hoarseness and sore throat, typical of laryngitis. Other symptoms may include short, panting breath, possibly due to pneumonia and pleurisy। अब देखिए कि यहाँ पे भी चेस्ट पेन आ रही है, हैकिंग कफ आ रही है, इसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन है, मोस्टली इसके अंदर फीवर भी आ रहा है स्लोली। अच्छा मज़े की बात यह कि कोरोना वायरस के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये अगर 4 दिन के अंदर अंदर अगर किसी बॉडी के ऊपर ये हमला कर देता है, 4 दिन के अंदर ये गले के अंदर रहता है, वहाँ पे अगर इसको किल कर दिया जाए तो ये पूरी बॉडी को मुतासर नहीं करता, इंसान उसके कह कोरोना वायरस के अंडर नहीं आता। तो अगर हम इसकी अर्ली स्टेजेस के ऊपर जिस तरह के ये सिम्टम्स फेरोफास में भी रेस्पिरेटरी इलनेस में दी जा रही हैं, अगर हम फेरोफास को यहाँ पर यूज़ करवाया जाए तो आई होप कि ये कोरोना वायरस के साथ जंग कर सकता है और इसको किल कर सकता है। बेसिकली फेरोफास चूँकि इन्फ्लेमेशन के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर काम कर रहा है, ये भी एक इन्फेक्शन ही है जो वायरल डिजीज़ के तौर पे सामने आ रही है। तो अगर हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर, यानी कि जब पेशेंट आपके पास इस तरह ये सिम्टम्स दे के आता है, स्टार्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर अगर इसको हम फेरोफास यूज़ करवाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट क्योर भी होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नैन पटरी ग्रुप में सबको वेलकम। यहाँ पे मैं एक फेरोफास का केस है जो मुझे इंटरेस्टेड लगा तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये मैंने इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ आर होम्योपैथिक बुक है जो कि 1995 में शाया हुई थी, उसके अंदर ये फेरोफास का केस है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। इसके अंदर फ़ीमेल है, उसकी एज 45 है। ये केस फर्स्ट उसकी जो विज़िट है वो आई थी 17 मार्च 1992 को। उसकी जो चीफ़ कंप्लेंट्स है उसमें हैवी मेट्रेजिया है विद लॉट्स ऑफ बिग क्लॉट्स, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग थी जिसके साथ उसको बड़े बड़े क्लॉट्स भी आ रहे थे। स्टार्ट में उसने इसको, जब वो पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गई है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर उसको फास्फोरस और कैलकेरिया फास जो है ना वो दी गई। जब उसको कैलकेरिया फास या फास्फोरस दी गई तो उसकी जो प्रीवियस कंप्लेंट थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई, बट कैलकेरिया फास देने से उसका जो मेटोरेजिया है वो ठीक नहीं हुआ। उसको मेंटली तौर पे तो अपने आप को उसने ये होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद काफ़ी हद तक बेहतर फील किया, लेकिन उसकी चूँकि ब्लीडिंग रुकी नहीं और उसकी जो ब्लीडिंग थी 1 मंथ के अंदर 3 वीक्स होती थी।
और जब उसको ये ब्लीडिंग होती थी तो उसकी राइट साइड पे हेडेक स्टार्ट हो जाती थी। जितनी देर वो पीरियड्स रहती उतनी देर उसके सर में दर्द भी रहता। अच्छा, वो जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। कोई ऐसी कह लें कि जगह पे काम करती थी जहाँ पे या ट्रीटमेंट सेंटर था जहाँ पे साइकोलॉजिकली पेशेंट्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किए हुए आते थे। जब वो इनके साथ अपना वर्किंग करती तो इस दौरान वो उसके साथ मिसबिहेव करते या इसको निगलेक्ट करते तो इसको बहुत बुरा फील होता, ये बहुत ज़्यादा एंगर हो जाती। लेकिन उनके ऊपर ये अपना गुस्सा नहीं निकालती थी, घर आके अपने हस्बैंड पे या बच्चों के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल देती थी। दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से मारना, इस तरह की कंडीशन इसके अंदर थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स भी हो जाती थी। यही वजह थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी आना शुरू हो गई थी अपनी हेल्थ के बारे में। दिस इज़ ए बिग वन कि माई हेल्थ वाज हेल्प्ड इन द पास्ट विद 3 रेमेडीज़। लेकिन ऐसा ये था कि जब उसको दोबारा से एनालाइज़ किया गया, जब इस डॉक्टर के पास आई, उन्होंने इसकी हिस्ट्री ली तो उस वक्त तक वो काफ़ी हद तक नर्वस हो चुकी थी। उसके कह लें कि साथ साथ गले में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, बार बार गले में दुखन हो रही थी, डायरिया अल्टरनेटिव विद हार्ट स्टूल, अफ्रेड ऑफ हाइट्स, हार्ट डिजीज़ एंड ब्लड प्रेशर कफ्स। यानी कि ये कंप्लेंट्स उसके अंदर पैदा हो चुकी थी। शी गेट्स वेरी हंग्री बिफोर मेंसेस, कोल्ड हैंड्स, एवर्जन टू क्लोथ्स। ऑब्जर्वेशन में शी इज़ चेयरफुल, वार्म एंड ब्राइटली ड्रेस्ड, हर नोज इज़ रेड। यानी कि उसकी जब ऑब्जर्वेशन की गई तो उसके अंदर ये वाली सिम्टम्स पैदा हुई। जब उसको एनालाइज़ किया गया, उसके अंदर जो चीज़ें रिपर्टरीज में आई उसके अंदर ये था, आई स्टार्टेड विद द फॉलोइंग रूब्रिक्स: माइंड में चेयरफुल, हैप्पी, माइंड सिंपैथेटिक, माइंड एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, फियर हाई प्लेसेस, फियर, हार्ट डिजीज़ ऑफ, कॉन्ट्राडिक्शन इज इंटॉलरेंट ऑफ, एंगर एलिमेंट्स आफ्टर एंगर, माइंड वीपिंग, फीमेल मेटोरेजिया, नोज डिस्कलरेशन, रेडनेस। जब ये इस रूब्रिक को उन्होंने रिपर्टराइज़ किया तो उसकी मेडिसिन निकली फास्फोरस। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैलकेरिया फास्ट को ऐड नहीं किया, उसको रिमूव कर दिया। उसको जब फास्फोरस दी गई तो इसके अंदर कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेंसिटिविटी है वो नज़र आई फास्फोरस देने के बाद। उसके अंदर शी इज़ पीपल बीइंग एंग्री विद हर, वो हर पेशेंट के साथ वो हर पीपल के साथ वो उसको गुस्सा आता, उसके साथ बात करती। वो इस कदर सेंसिटिव हो गई थी कि वो किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, किसी हर वक्त उसकी एग्रावेशन ही एग्रावेशन हो रही थी। यहाँ तक कि वो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया था उसने। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने फ़ील किया कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी, ज़रा सी बात पे वो डिसहार्ड हो रही थी। यहाँ तक जब तक उसकी फ़ैमिली उसको अपोलोजाइज़ नहीं कर लेती थी वो रिलैक्स नहीं होती थी। जब मैंने उसके केस को इस तरह देखा, उसको रिपर्टराइज़ दोबारा किया तो उसकी मेडिसिन निकली फेरोफास। द रिपर्टराइजेशन एम्फाइजिंग एंड स्मॉल रेमेडीज़ यूजिंग द सम रूब्रिक्स। फिर वो बताते हैं कि मैंने कुछ रूब्रिक्स के अंडर इसको निकाला। फेरोफास पीपल आर सो सेंसिटिव टू अदर दैट दे कैन नॉट वेज वार, दे आर डिफनेसलेस, आई इट साउंड लाइक स्टफी और पल्साटिला। यहाँ पे वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये पेशेंट जो होते हैं ना, स्टेफिस गेरी या पल्साटिला होते हैं, लेकिन ये देखने में फास्फोरस की तरह लगते हैं। यानी कि इसको जब मैंने देखा, इसको ऑब्ज़र्व किया तो इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती थी और यहाँ तक कि इसकी जो नोज़ थी वो रेड थी, मेटोरेजिया था, राइट साइड कंप्लेंट्स एंड अकरिंग सोर थ्रोट, इसके साथ उसके गले की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर उसको फेरोफास 200 सिंगल डोज दी गई। तो जब दोबारा उसको फॉलोअप के लिए बुलाया तो वो दिसंबर 14 तारीख 1992 में वो पेशेंट आई। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी की सारी जो
कॉम्प्लिकेशन थी या कंप्लेंट्स थी, मेटोरेजिया वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे गले की भी तकलीफ़ कोई नहीं है, मैं हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एक केस था फेरमफास का जो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर होम्योपैथिक बुक में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।